गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ को पढ़ेंगे। मैथ आज क्लास 10th का पहली क्लास होगी, स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ लगता बहुत कठिन विषय है, उसको आप जो हाई स्कूल की मैथ पढ़ेंगे उसमें बहुत छोटी सी मैथ है, उसमें बहुत सरल है, बहुत इजी है। उसमें मात्र आपको 15 लेसन पढ़ने हैं, मतलब बहुत छोटा है, बहुत आसान है। इन 15 लेसन को हम लोग देखते हैं। आज सिलेबस को देखते हैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसके बाद डेली हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। अब आइए मेरे साथ मैथ पढ़िए, आपको मैथ कठिन नहीं लगेगा। सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस मैथ का ये है, ये संख्या पद्धति वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या मतलब पहला इकाई में से संख्या पद्धति नाम होगा, वास्तविक संख्या उसका नाम है। उसमें से कितने चैप्टर? 1 2 3 4 चैप्टर, मतलब 4 लेसन इसमें है। और कौन कौन सा लेसन? बहुपद है, 2 चर रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणी है। ये 4 लेसन में से हमको मिलेंगे कितने? 18 मार्क्स मिलेंगे। कितने नंबर? 18 नंबर। 18 मार्क्स का क्या होगा इसमें से एग्जाम में आएंगे। कौन सा? बीजगणित से। अब आइए तीसरी इकाई की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको केवल एक लेसन है और इसका नाम है रेखा द्विविमी। रेखा द्विविमी, इसमें से 5 नंबर पूछे। इकाई 4 होगा ज्यामिति, जिसमें से का परिचय, त्रिकोणमिति, सर्वसमीकरण, ऊंचाई दूरी, 3 लेसन इसमें है। हाँ, ज्यामिति में से 12 नंबर और त्रिकोणमिति में से 12 नंबर, दोनों 12-12 नंबर के 3 लेसन इसमें भी पढ़ने हैं और 3 लेसन इसमें भी पढ़ने हैं। तो दोनों में कौन कौन से? इसमें निर्देशांक ज्यामिति में से 3 लेसन पढ़ने हैं और तीनों में से उसमें 12 नंबर, और उसके बाद आएंगे त्रिकोणमिति। दूसरा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोनों चैप्टर में से पढ़ेंगे तो 8 नंबर मिलेगा, 8 मार्क्स का है। लास्ट में लास्ट इकाई सांख्यिकी तथा प्रायिकता इकाई का नाम है, उसमें 2 लेसन पढ़ने हैं। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 लेसन है, इसमें भी 2 लेसन है। तो इसमें पहले लेसन है सांख्यिकी और दूसरा है प्रायिकता। ये दोनों लेसन में से कितने नंबर होंगे? 10 मार्क्स। टोटल आपका 70 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद हम लोग लेसन फर्स्ट को, जो ये है संख्या पद्धति है, इसमें वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं और पहले लेसन में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, उस टॉपिक को देखते हैं। उसको पढ़े, इतना पहले नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। कौन सा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, लेसन फर्स्ट। आइए हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। 2 चीजें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए, इसके समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर, रियल को कैपिटल आर पहला लेटर लेते हैं, इससे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसको? वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या मतलब इसे वास्तविक संख्या को इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बात तो समझ में आती है कि ये वास्तविक संख्या एक बड़ा है, उसमें 2 लोग निकलेंगे। कौन कौन से होगा? एक परिमेय होगा, दूसरा अपरिमेय होगा। इसका हम लोग देखते हैं, अब इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में 2 मिलेंगे। कौन कौन से? वास्तविक संख्या जो बना है उसमें 2 मिलेंगे। कौन कौन से? एक आपको मिलेगा परिमेय संख्या और दूसरा होगा
अपरिमेय संख्या। तो पहला बोलेंगे परिमेय संख्या और दूसरा होगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक ये भी देखिए, अगर ये बोला जाए कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं, हाँ परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब ये दोनों की बात करनी है और फिर अपरिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया। अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं को 2 भाग में बांटा गया। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पूर्णांक और ये दूसरा हुआ क्या, भिन्न। इसे क्या बोलेंगे, भिन्न कहते हैं। पूर्णांक, दूसरा क्या है, भिन्न। पूर्णांक और दूसरा क्या होगा, भिन्न। ये हमारा क्या है, उसको परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। तो आप ये वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, जिसे कैपिटल। परिमेय संख्या 2 भाग में, एक पूर्णांक और एक भिन्न। ये जो पूर्णांक है इसको 3 भागों में बांटेंगे। पूर्णांक को 3 भागों में कौन कौन से होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और एक होगा शून्य। तो एक इधर ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या होगा, ये शून्य होगा, ये शून्य होगा। अगर कभी शून्य को अगर पूछा जाए कि शून्य क्या है तो बोला जाएगा शून्य क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। अगर एक कोई धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होगा धन संख्याएं प्लस 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्याएं होंगी, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। चलिए ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, 3 -4 डॉट 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 इस प्रकार से। तो निगेटिव जो नंबर होंगे और पूरा होंगे उसे पूर्णांक कहते हैं। निगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूरा होंगे और वो भी कैसा, धनात्मक धन के रूप में हो तो उसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये शून्य है, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है। ये क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे की बात करें भिन्न में, तो भिन्न क्या है, भिन्न में इकाई के टुकड़ों को भिन्न कहते हैं। भिन्न की परिभाषा क्या है, इकाई के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या कोई भिन्न होगी तो परिमेय संख्या कही जाएगी, और कोई पूर्णांक होगा तो वह परिमेय संख्या कही जाएगी। यदि कोई शून्य है, शून्य भी परिमेय संख्या कही जाएगी। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या कही जाएगी। यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी परिमेय संख्या कही जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसको भी परिमेय संख्या कहेंगे, यदि कोई शून्य है तो ये भी परिमेय संख्या है, यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है ये भी परिमेय संख्या है, यदि कोई भिन्न है वो भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और डिटेल में, क्लास 7th में 8th में 9th में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसा कंडीशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसका जो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे ये इसको लेंगे तो अंडर रूट में कितना, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3। अगर इस अंडर रूट 2 को अगर मान को लिखते हैं तो ये 1.14 डॉट डॉट डॉट, इसका मान फिक्स नहीं होता, ये बहुत दूर तक जाता है, ये निश्चित नहीं होता। तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसको नहीं लिख पाते हैं। इसलिए क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये सब जानने के बाद हम लोग चलते हैं इस चैप्टर का पहला एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको इतना नोट करिए, उसके बाद आगे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसको देखते हैं। आपको लगेगा एकदम आसान, आप ध्यान से देखिए, बातों को सुनिए, समझिए कैसे करते हैं, देखिए पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात है, यदि आपको ऐसा कहा जाए कि यदि मैं बोलूं कि 2 + 3 तो आप कहेंगे कितना होगा, 5 कह देंगे तुरंत, ये तो समझ में आता है अच्छे से। यदि यहीं पर A हो जाए और B हो जाए
मतलब ये कोई ऐसी गिनती को छोड़कर अगर अक्षर दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। आप देखिए कैसे, अगर कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक, अब जो दो धनात्मक पूर्णांक दे रहा ना ये और बी, अब चाहो तो 2 और 3 भी ले सकते हो, पर ये 2 और 3 होता तो अच्छे से समझ में आती, और जब ये और बी लिख दिया तो टेंशन हो गई। नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखिए अभी 2-3 हटा देते हैं, ए बी से समझ लेते हैं, अभी अब वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों 2-3? क्योंकि ए बी फिक्स नहीं है, तो हम लोग 2 3 4 5 6 7, क्योंकि गिनती बहुत सी है, कौन सी गिनती लें, तो एक तरीका समझने का, अगर एक बार समझ लेंगे उससे कई हजार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ए बी मानते हैं। तो ठीक है, देखिए कैसे, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये आपको दिए रहने पर, दिया है, ये दे दिया है, दिए रहने पर क्या बोलेगा, ऐसी अद्वितीय पूर्ण, यहां से टेंशन हो गई होगी, ये क्या हो गया, ऐसी अद्वितीय पूर्ण क्या संख्याएं Q और R विद्यमान है कि जब ये बराबर क्या होगा, ऐसा है। अब देखिएगा दिक्कत समस्या थी, यहां पर हो जाएगी और यहां पर हो गई, तो छोड़ो इसकी दिक्कत समस्या मत लीजिए, इसको भी बात करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं। हाँ, आप लोग बचपन से ही भाग पढ़े होंगे, ऐसा वाला, ये ऐसे पे, और यहाँ पर आता है और इसे बोलते हैं शेषफल, और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिएगा अगर यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, जो ये होगा उसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर यहाँ तो शेषफल हो गया। चलो ठीक है, बारी बारी सबको लिखते हैं। ये होगा, ये इसे बोलते हैं भाज्य, यहाँ पर जो भी गिनती होगी उसे बोलेंगे भाज्य, यहाँ पर जो होगा उसे बोलेंगे भाजक, और यहाँ पर जो होता है उसे बोलते हैं भागफल। इतने में कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, शायद नहीं होनी चाहिए। भाजक, भाज्य, भागफल, यहाँ से सबको पता है। आइए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे भाजक, यहाँ पर बी रहेगा कि ए रहेगा कि क्यू रहेगा कि, आपको आर तो पता होगा कि यहाँ पे आएगा, ये शेषफल होगा, पता है सबको, ये क्या है, ये शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे आर होगा, एक तो हो गया, चलो इनका काम होगा। अब इसमें क्या देखते हैं, ये कहाँ आएगा, ये भाज्य है, तो भाज्य मतलब क्या होगा, यहाँ होगा। चलो बी की बात करते हैं, बी कहाँ होगा, बी भाजक है, यहाँ होगा, और क्यू कहाँ है, क्यू आपका भागफल यहाँ होगा। आप लोग बहुत दिन पहले ही, बहुत समय पहले आप लोग पढ़े, बहुत पिछले क्लास में पढ़े होंगे क्या, अगर ऐसा कुछ, अगर मानते हैं कि 3 भागे अगर 8 में भाग देंगे तो सबको आता होगा। हाँ, ये अगर जिसको आता होगा तो ये सभी बातें समझ में आएगी, वो भी एकदम अच्छे से, ये तो आता होगा, यही ऐसा है। अब ये 7 के बराबर इसका गुणा 3 गुणे 2 प्लस 1 होता है। अब देखिए 3 से इसका मैंने डिवीजन किया तो ये ऐसा हुआ, आपको पता है कि मतलब यहाँ पर 7 का है, 7 को ध्यान से अगर देखें, 7 है क्या, 7 है भाज्य, तो भाज्य हुआ 7 बराबर है, चलो बराबर है किसके, 3 के, 3 है क्या, 3 है भाजक, चलो लिख देते हैं भाजक, गुणे कितना, 2 क्या है, 2 भागफल है, लिख देते हैं भागफल, फिर प्लस क्या कर रहा, 1 क्या है, शेषफल, तो लिख देते हैं शेषफल। ये सबको बहुत, भागफल भाजक प्लस शेषफल, वही चीज यहाँ लिखा है। फिर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कभी ऐसा लिखा हो 0 गेट, ये आर, क्या कह रहा, आर ना, थोड़ा सा लेते हैं समझने के लिए, तो 0 अगर आर लिखा है तो इधर मैंने कहा कि इधर जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब कहने का मतलब ये है, इस साइन के इधर जो गिनती होती है वो बड़ी गिनती होती है, और इधर की गिनती क्या होती है, ये छोटी होती है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो आर है, वो आर जो है क्या है, आर हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। ये यहाँ पे ये यही बोल रहा है, ये बता रहा है, ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो आर है वह 0 से बड़ा है। चलो ठीक है, ये तो ठीक था, 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे किया है,
एक और लाइन खींचा, ऐसे किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आर का मान जीरो से बड़ा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। यहाँ पर जीरो से बड़ा होगा और जीरो भी हो सकता है, वही बात वहां पर है। अब देखते हैं यहाँ पर आर जो होगा वह जीरो से बड़ा होगा, या हो सकता है कि जीरो भी हो जाए, और बी से क्या होगा? छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा केस बन जाए, ये वही चीज तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी बड़ा होगा लेकिन आर छोटा होगा, तो आर का जो मान होगा, ये जो आर का मान होगा वह हमेशा क्या होगा? वह जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और किससे? बी से क्या होगा? छोटा होगा। बी है क्या? बी देखिए क्या है, बी यहाँ पे भाजक है। तो जो भी कभी भी यहाँ पर जो शेषफल आया है वह कभी भी तीन से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है कि तीन से छोटा हो सकता है जीरो हो जाए, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आर यही तो है शेषफल। तो शेषफल के बारे में तो बात हो रही है, जो शेषफल का मान होगा वो हो सकता है जीरो हो जाए, या फिर क्या हो जाए, या फिर उससे किससे? भाजक से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो सॉरी छोटा होगा। शेषफल का मान जो होगा वह भाजक से हमेशा छोटा होगा, मतलब तीन से छोटा होगा, बी से छोटा होगा आर का मान, या फिर आर किसके? जीरो के बराबर हो जाए। जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, और किससे? बी से छोटा हो सकता है, वही यूक्लिड में बताया। तो ये सब यूक्लिड की इतनी बातें जो जान गए, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो समझ लीजिए, वो जरूरी है। पर यहाँ से बात हमें उम्मीद है समझ में आई होगी। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? ये आप डरिए मत, ये है क्या? ये सिर्फ मैसा निकालने का एक तरीका है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको आप नोट करिए, फिर आपको लिखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अब इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस HCF हायर कॉमन फैक्टर, HCF निकालने का, HCF निकालने का प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस है, जो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांकों का मैस है, HCF निकालने का प्रक्रिया है। तो आप ये जानते हैं कि जैसे मैंने 4 लिया 6 लिया, 4 और 6, इसका अगर मैसा निकाला जाए तो पहले मैसा किसे कहते हैं, मैसा किसे कहते हैं, लैसा किसे कहते हैं। मैसा की परिभाषा हम बता देते हैं कि दी हुई संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है, वह संख्या क्या कहलाती है? दिए गए संख्याओं का मैसा कहलाती है। तो ये कहते हैं अगर इसका मैसा निकालना है तो हम ये बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोई ऐसी संख्या बताइए, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। कह रहे हैं कि कोई संख्या ऐसी बताइए जो बड़ी से बड़ी हो, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो जो इससे भी, इसमें भाग दो ये भी कट जाए, और इसमें भाग दो ये भी कट जाए। तो वही जो संख्या होगी वही मैसा होगी, किसका? 4 और 6 का होगी। तो आपने पढ़ा होगा 4 और 6 का ऐसे करे होंगे आप लोग, और 6 का करेंगे कितना? 2 3 जा 6। अब हम इसमें कहते हैं कि उस कौन सा कॉमन नंबर को हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन से ऐसी नंबर है जो दोनों में है, तो आपको क्या मिला? 2 मिला। मतलब क्या है कि 2 से भाग अगर इसमें देंगे 4 में ये भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 में इसमें भी कट जाएगा। और 2 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है, 2 से बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, 2 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो भाग दीजिए 4 भी कट जाए और 6 भी कट जाए। चेक कर लीजिए। 2 से बड़ी लीजिए 3 से ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसे 2 से बड़ी 3 नहीं हो सकता। चलो 4 लेके देख लो, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से कोई नहीं कट रहा है, 6 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसके आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो कह सकते हैं कि जो मैसा होता है वह दिए गए संख्याओं का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, उसे मैसा कहते हैं। चलिए मैसा होगा।
अब ये मैसा जो यही मैसा हम लोग ऐसे सीखे हैं, लेकिन मैसा निकालने का एक तरीका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस आधार पे हम लोग निकालेंगे और वही आपको कक्षा 10 में और यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखना है। यही सीखना, यही से मैसा निकालना है और वही सीखना किसके, इसके द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा ऐसे सीखना है, ऐसे निकालेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 4 और 6 को ही उदाहरण देके हम बताते हैं, आसान रहेगा समझना। 4 और 6 अब यूक्लिड विभाजन से कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन ने ये कहा कि सबसे पहले इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या हो उससे बड़ी संख्याओं में भाग दे दो। चलो भाग दे दो। जब मैंने 6 में भाग देंगे कितने का, 4 का, तो ये का 1 टाइम भागफल 1 मिला, यहाँ पर 4, यहाँ पे 2 होगा। इसको अगर वहां पे लिखे, वहां पर क्या लिखे थे हम लोग, वहां पर हम लोग जो लिखे थे कि ए बराबर क्या लिखे थे, वहां पर ए बराबर लिखे थे BQ प्लस आर लिखे थे। और जब आर का मान 0 आ जाए, जब आर का मान 0 आ जाए, जब आर का मान 0 आ जाए तो जो बी का मान होगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं तो आर का मान कब 0 होगा। यहाँ पर तो आर का मान 0 तो हुआ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुणे 1 प्लस 2 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इसी प्रकार से करते हैं। अब इससे भाग देंगे, जो शेष जो आपका ये आएगा इससे भाग देंगे। इससे भाग देंगे किसमें, इसमें भाग देंगे। तो चलिए इसमें करते हैं, भाग दीजिए 2 का, 2 2 ना 4। तो ये कहीं से अब ये 0 मिल गया। आर का मान क्या हो गया, 0। आर बराबर आ गया कितना, 0 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। और जब शेषफल 0 हो गया, जब शेषफल 0 हो गया तो जो बी का मान होगा वही आंसर होगा। इस समय इसके लिए बी का मान क्या होगा, 2 होगा। तो आपका जो मैस आया कितना आया, मैस आपका मिला कितना, 2 मिला। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें सीखना पड़ता है। तो यही सीखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आई हुई डरिए मत, वहाँ पे समझ में आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत से क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, इतना नोट करिए। प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1A का हम लोग मैथ की प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। और रीड करने के बाद देखिए कैसा कह रहा है, किस तरह से हम लोग यूक्लिड थ्योरम का हम लोग अप्लाई करेंगे। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला रीड कर रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF माने हायर कॉमन फैक्टर मतलब मैस याद करने के लिए उन्हीं का प्रयोग करना, किनका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। मतलब उन्हीं से क्या करना, उसका प्रयोग करके मैसा निकालना। मतलब मैसा निकालना है कुछ सिंपली, बस कैसे, ये यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम लोग को क्या करना है, इसका मैसा निकालना है। जो 7 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे, 5 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे, वही है। बस इसमें ये करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि इन संख्याओं में पता होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। पहले क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी उसको यहाँ लिखेंगे, बड़ी संख्या यहाँ लिख देंगे। तो चलिए इन दोनों में ध्यान से देखिए कौन सा छोटी संख्या है, 135, 135। ये छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या पे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका डिवीजन करिए। जब r का मान 0, 225 आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 2 बार में 270 हो जाएगा और ये हो जाएगा 135 और घटाएंगे हो जाएगा कितना, 5 0 9 90, 12 12 में 3 गए 9, 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए अगर लिखेंगे तो 225 बराबर होगा 135 गुणे 1 प्लस कितना, 90। यहाँ पे r का मान 0 नहीं है, तो r का मान जब 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 135 में भाग दे देंगे। फिर से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 90 घटा देंगे कितना आएगा, 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी r का मान 0 नहीं है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 135 बराबर होगा 90 गुणे 1 प्लस कितना, 45। यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भाग देंगे कितने,
90 में 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, सॉरी 45 दूना 90, ये हो गया 0। आर का मान कितना मिला? 0 मिला। तो उस समय जो भाजक होगा ये भाजक है, तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो मैसा कितना आ गया? मैसा कितना हो गया? 45। आइए क्वेश्चन नंबर बी वाले को करते हैं। पहले का बी को देखते हैं। पहले का बी इसमें करते हैं। इसमें दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 196 छोटी संख्या को इधर लिखेंगे, बड़ी संख्या में क्या करेंगे? 38,220 में से भाग दे देंगे। 196 में 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार नहीं जाएगा। वन टाइम लेंगे तो 196 घटा दीजिए, 12 में 6 गए 6, और ये कितना होगा? 7 17, 17 में 7, 9 9 8 17, 8 हो गया। और उसके बाद 1 7 1 में से 186, तो ये मेरा, हम लोग एक संख्या उतार लेते हैं, ये हो गया। अब हम लोग ये करते हैं कि अब इसमें भाग देंगे, तो जब इतना इसका पहाड़ा ऐसा पड़ी जो इससे ज्यादा ना हो, यहाँ पे दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं? एक अंक इसका छोड़ देते हैं, एक अंक इसका छोड़ देते हैं, तो हो गया कितना? 19 हो गया। और कितना हो गया? 180 मतलब 186 हो गया। तो 19 का पहाड़ा पड़िए, 19 9 171, 171 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा इसमें पड़ेगा। अब क्या करेंगे? 9 6 54 का कितना लिखेंगे? 4, हासिल लगे 5, 9 9 81, 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 9 81 और 5 जोड़ेंगे, 9 9 81 5 86 का 6, हासिल लगे कितना? 8, और 9 1 9 और 8 17, 9 8 17। अब घटा दीजिए, घटाएंगे कितना होगा? 12 में से कितना हो गया? 4 चला गया, 8 आ गया। यहाँ कितना बचा? यहाँ 5 15 में से 6 गए 9, और यहाँ से कितना होगा? 7, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आया कितना? 98, और 0 उतार लीजिए। कितना उतार लीजिए? 0 उतार लीजिए। जब 0 उतार लेंगे तो ये दो वहाँ हो चुका है, 0 उतारेंगे। जब 0 उतारेंगे तो ये बचा 980। अब 980 में 96 को करेंगे। चलिए इसको करते हैं, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर हम लोग 98 को ले लीजिए और 19 को ले लीजिए, तो 19 19 19 29 57 1976 19 25 95, तो 5 बार जाएगा, 5 बार ले लीजिए। 5 का पहाड़ा इसमें पड़िए, 5 6 के 30, 30 का 0, 5 6 के 30, 30 का 0, हाथ से लगे 3, 9 45 45 3 48, और 5 का 9 5 और 5 9, ये हो गया कितना? कैंसिल हो, मतलब ये 0 आ गया। तो 0 किस पर आया? ये 196 पे आया। तो इसका मैसा कितना हो गया? मैसा हो गया 196। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला। इसको फिर से कहीं डाउट हो तो फिर से देख लीजिए। क्या करेंगे कि 38,220 है, अब इसमें से इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 19 96 6 दूनी 12 104 388 आ रहा थे, ज्यादा हो गया, और ये 82 कम है। तो क्या करेंगे? इसको एक बार ले जाएंगे, उसके बाद घटाएंगे तो 186 होगा। अब 2 को उतार लीजिए। अब फिर क्या करिए? बड़ा है तो एक अंक इसका छोड़ दीजिए, एक अंक इसका छोड़ दीजिए। इसमें 19 में करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 में 178, इसका मतलब 9 बार जाएगा। 9 का इसमें गुणा किया तो ये आ गया, इसमें घटाया तो 98 आया, एक 0 बचा था उतार लिया, उसके बाद इसका 5 बार ले गया तो ये आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गए, शेषफल 0 आ जाए, तो यहाँ पर शेषफल 0 है, 0 किससे है? 196 से है, तो आंसर हमारा कितना होगा? हमारा सर 196 होगा। अब हम सी को करते हैं, चलिए सी को देखते हैं। सी को करेंगे, सी को कितना? इसमें दोनों में से छोटी संख्या कौन है? 255, 255 भाग देंगे कितने का? 867। तो इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? इसमें हम लोग करते हैं, इसको ऊपर छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, 25 से लीजिए, 25 दूना 50, 25 3 75, 3 बार ले जाइए, 3 बार ले गए
तो इसमें 3 का गुणा कर 3 पचे 15, 15 का 5 हाथ से लगे 1, 3 पचे 15, 16, 16 का 6 हाथ से लगे 1, 3 दूना 6, 1 7। अब इसमें से माइनस करिए, घटाइए, कितना आ रहा है? यहाँ 2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 1। इस प्रकार से क्या होगा, इसमें भाग दीजिए, यही आ रहा है 5 2 6 6 7 1 8 3 3 बार 3 पचे 15 15 5 3 पचे 15 16 3 दूना 6 1 5 7। अब इसमें से क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि 867 बराबर कितना होगा, 225 गुणे 3 प्लस कितना 102 होगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, 102 में फिर करेंगे भाग देंगे, कितने का 255 का 255 का देंगे। 102 दो बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 204 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 51, घटाने पे आएगा 51। अभी भी रिमाइंडर आर का मान 0 नहीं आया, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 255 बराबर होगा किसके, 102 गुणे कितना 2 प्लस कितना 51। अब 51 का भाग देंगे कितने, 102 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 102 आएगा और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब शेषफल जब 0 आया उस समय भाजक कौन है, तो भाजक कौन है।